सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। मतलब तो आप समझ गए होंगे कि विद्या चाहने वाले को सुख नहीं होता है और सुख चाहने वाले को विद्या नहीं होता है, अर्थात एक साथ दोनों का आनंद नहीं ले सकते आप। तो चलिए एक ही चीज़ का आनंद पहले लीजिए, पहले विद्यार्थी बनिए और सुख त्यागिए। तो पहले पढ़ते हैं फिर सुख मिलेगा। तो आज का टॉपिक रहेगा 12 MCQ, क्लास 12th के लिए 12 MCQ। और ये MCQ आपके बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन सभी NCERT से बुक से लिए गए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 9 का वो कौन से 12 प्रश्न है जो आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो उसको समझने और सीखने का प्रयास करिए। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए 12 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और एक साथ जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। उच्च उन्नतांश, उन्नतांश पर रहने वाले, उन्नतांश मतलब यहाँ पर ऊंचाई पर रहने वाले, हाई एटीट्यूड रहने वाले व्यक्तियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण होता है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? कम ताप, कम वायुमंडलीय दाब, उच्च वायुमंडलीय दाब, उच्च ताप। तो अपना आंसर सोच लिए होंगे तो जल्दी बताइए, मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। कम वायुमंडल दाब होने की वजह से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। इस देखिए यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखी है, उन्नतांश पर रहने वाले मतलब ऊंचाई पर रहने वाले, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, फलस्वरूप रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की कम मात्रा या सांद्रता हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब का कम होना। तो वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा, तो जिसकी वजह से एक कंडीशन उत्पन्न हो जाता है जिसे एनेक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनेक्सिया। ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया था। अगला फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है। Al2O3 से 1 मोल Al प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा। देखिए ऐसा प्रश्न मैंने 2-3 करा चुका है। यदि आपको कंसेप्ट पता हो गया होगा तो आप जल्दी से सब इसका आंसर बता पाएंगे। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ऑप्शन में है 1 फैराडे, बी में है 6 फैराडे, सी में 3 फैराडे, डी में 2 फैराडे। तो Al2O3 में सबसे पहले आपको जानना क्या होता है कि Al2O3 यहाँ दिया है तो उसमें एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है। तो ये बहुत सिंपल है कि एल्युमिनियम का चार्ज यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इसको एल्युमिनियम में क्या करना है? रिड्यूस होना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 1 मोल Al2 को 1 मोल एल्युमिनियम में चेंज करने के लिए 3, हालांकि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पर एल्युमिनियम एटम की बात हो रही है। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है लेकिन यहाँ पर 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए पर मोल एल्युमिनियम के लिए। यदि 2 एल्युमिनियम होता तो 2 मोल के लिए 6 हो जाता। तो 2 मोल फिर सुन लीजिए, Al2 से एल्युमिनियम धातु में बदलने के लिए उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो उस पर चार्ज रहेगा वो 1 मोल फैराडे के बराबर होता है। कितने मोल फैराडे के? 1 फैराडे। और वो किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ फैराडे में पूछा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा? 3 फैराडे के। किसके फैराडे के? 3 फैराडे के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सीधा मतलब कितना चार्ज है स्पीसीज में? +3 है। और किस में बदलना है? एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम 0 में बदलना है। तो 0 में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बस 3 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे के बराबर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइडों में होती है? ऑप्शन के अनुसार जाना है। +2, +4,
+6 +3 ऑप्शन दिया है। काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। ये मैं काउंटडाउन में घड़ी नहीं लगा पाया हूँ इसके स्क्रीन पर, इसलिए मैं अपने से ही बोल दे रहा हूँ। तो आपका आंसर यदि आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, यदि दूसरा लगाए हैं तो उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जनरली लेंथेनाइड जो होते हैं 50 से 8 से लेकर कहाँ से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड, एफ ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट लेंथेनाइड सीरीज है। जो सीरियम 58 से कहाँ तक, लुटेशियम 71 तक, ये जनरली कितना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +3। लेकिन सीरियम जो है, कौन, सीरियम यही 58 वाला +4 भी दर्शाता है। ये 4 स्टेट +4 स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब क्यों होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सीरियम +3 के साथ +4 भी दिखाता है, और +3 +4 में सीरियम कौन ज़्यादा, किस अवस्था में ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर से डी ब्लॉक एलिमेंट, DNA ब्लॉक एलिमेंट से, निम्नलिखित आयनों में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D3 है। परमाणु क्रमांक क्रोमियम का दिया 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27। सबको याद है, नहीं याद है तो आपके लिए सहायता के लिए दे दिया। ऑप्शन में दिया क्रोमियम 3+, मैग्नीज 3+, आयरन 3+, कोबाल्ट 3+, सभी का चार्ज दिया है +3। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए, अब हम निकाल पाएंगे। तो आप जानते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5। तो इनका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद है, क्या होता है, 1s2 2s2 कितना होता है, 24 है ना। तो 3 2p, फिर से लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होता है। ये किसका, क्रोमियम का। लेकिन यहाँ 3+ में है, क्रोमियम किस प्लस में है, 3+ में। यदि हो जाए 3+ हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक S से निकल जाएगा और 2 D से निकल जाएगा। तो यहाँ पर D में बचेगा कितना, 3D3 बचेगा, क्योंकि S से कितना निकल रहा है, 4S से कितना निकल रहा है, 1, और D से निकल रहा है 2, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचेगा क्या, 3D3। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में क्या बचेगा, 3D3 बचेगा। क्लियर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन से मैं एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, किसके आउटर कन्फिग्रेशन में D5 बचेगा। D5 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनमें से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड डॉट 5NH3 के 1 मोल की AgNO3 के साथ आधिक्य से अभिक्रिया कराने पर AgCl के कितने मोल मूल्य हैं, 2 मोल प्राप्त होते हैं। कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा के क्वेश्चन दिया है। NCERT में जो क्वेश्चन CBSE पैटर्न्स में NCERT से वही क्वेश्चन, MP बोर्ड में वही क्वेश्चन, UP बोर्ड में वही क्वेश्चन, राजस्थान बोर्ड में वही क्वेश्चन, बिहार में, लेकिन जो CBSE पैटर्न बनाता है ना, उसको ट्विस्ट कर देता है। बताइए जल्दी से, पहले तो लोगों को, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और कुछ लोग को समझ में आ रहा है। तो क्या कंसेप्ट है, जल्दी से कमेंट करिएगा। काउंटडाउन स्टार्ट कर दें। ऑप्शन है आपके 6 4 3 5। तो पहले वर्नर थ्योरी आप अच्छे से पढ़े होंगे, और उसका एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट किया गया था पहले शुरुआत में कैसे किया गया था, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है, वार्नर थ्योरी पर। देखिए, कोबाल्ट के साथ 2 तरह के लिगेंड हैं, क्लोरीन भी और अमोनिया भी। तो कोबाल्ट के और 1 मोल AgNO3 के अधिक से इसका 1 मोल है, और AgNO3 के अधिक से अभिक्रिया कराने पे AgCl के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, 2 मोल। AgCl के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, 2 मोल। तो कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता, तो मैं ऑप्शन तो बता दूं जल्दी से, आपका है 6। द्वितीयक संयोजकता क्या है, 6। कैसे है ये कैसे बताया जाए, आपको समझाने के लिए देखिए, कोबाल्ट 5 अमोनिया के साथ
5 अमोनिया के साथ और एक क्लोरीन के साथ द्वितीयक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और जो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन इसके काउंटर आयन के रूप में बाहर रहेगा। ठीक है, तो जब AgCl इसमें AgNO3 डालेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, AgNO3, तो ये जो AgNO3 है का Ag आयन किसके साथ जाएगा, जुड़ेगा, सिल्वर क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाएगा, AgCl। तो कितने मोल बनाएगा, जितने क्लोरीन रहेगा, तो इसमें काउंटर आयन के रूप में क्लोरीन कितना है, 2 है, तो 2 मोल बनाएगा। तो इसमें इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो कोबाल्ट 5 अमोनिया के साथ 1 क्लोरीन के साथ, तो टोटल कितने लिगेंड मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, 6 है, यानी उसकी द्वितीयक संयोजकता 6 है, क्योंकि 5 अमोनिया के 1 क्लोरीन के टोटल डोनर एटम कितने हो जाएंगे, 6, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, 6 द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी। अच्छा, प्राथमिक संयोजकता इसमें कितने हैं, कमेंट करके बताइएगा। इसी से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी है, प्राथमिक संयोजकता कितनी है, क्या इसमें ऑप्शन में दिया है, क्या प्राथमिक संयोजकता का ऑप्शन इसमें दिया है, और है तो कितना है, इसमें नहीं दिया है तो कितना है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी, SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया और रेशमीकरण। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, मैं काउंट डाउन करूँ, 1 2 3 4 5। तो आपने यदि आंसर लगाया है कौन सा, SN2 को, तो आपने सही लगाया है, यदि दूसरा लगाया है तो सर करेक्ट कर लीजिए। क्यों, देखिए आप जानते हैं कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, या इसको HCl की जगह X करें, RX, जो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, CH3X, RCH3CH2X, R2CHX और R3CX। तो ये आप जानते हैं ना, ये मेथिल एल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी में यहाँ पर R2 कर लीजिएगा, ये 2 है, ठीक है, और सेकेंडरी है, और ये क्या है, टर्शियरी। तो इधर से इधर जाने पर, मतलब मेथिल की ओर जाने पर, इसमें SN2 का क्या होता है, करैक्टर ज़्यादा होता है, और इधर से बाएं से दाएं जाने पर SN1 करैक्टर ज़्यादा होगा। आप जानते होंगे कि टर्शियरी वाले में कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। तो इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में कौन सा अभिक्रिया होने की संभावना अधिक होगी, SN2। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, फिनॉल कम अम्लीय है, किससे कम अम्लीय है, एथेनॉल से, आर्थोक्रिसॉल से, पैराक्रिसॉल से और आर्थोनाइट्रोफिनॉल से। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एथेनॉल तो आप समझ ही रहे हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल समझ रहे हैं, ये क्रिसॉल क्या है। तो काउंट डाउन बिना किए ही आपको मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे दूं। फिनॉल ये किससे कम अम्लीय है चारों में से, तो ऑप्शन मैं आंसर बता दूं फिर एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो ये ऑप्शन नंबर डी से क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम अम्लीय है। क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि जब आर्थो पर, किससे, आर्थो पर NO2 लग जाएगा या पैरा पर NO2 लग जाएगा, तो वो हो जाता है, ये 2 पर लगेगा तो आर्थोनाइट्रो, 4 पर लगेगा तो पैरा, तो मैं अभी एक ही लगा रहा हूँ, ठीक है, आर्थो वाला। ठीक है, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये फिर से बना दूँ, ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये क्या है, फिनॉल है। तो ये ज़्यादा अम्लीय है आर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल की तुलना में। क्यों, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, क्या है, EWG है, EWG विड्रॉइंग ग्रुप है। इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप जब फिनॉल में लग जाएगा तो इसके H को निकलने को क्या कर देगा, स्पीड बढ़ा देगा। इसलिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल
ज़्यादा अम्लीय है और फिनॉल क्या है, कम अम्लीय है। इसके साथ साथ जो और दिया है एथेनॉल, तो एथेनॉल वीकर है C2H5, फिनॉल से क्या है, कमज़ोर है। आर्थोक्रिसॉल क्या है, फिनॉल के जगह पर, फिनॉल में यदि आर्थो पोजीशन पर क्या लग गया है, CH3, यानी टॉलुइन में OH लग गया तो क्रिसॉल बोलते हैं। अभी आर्थो पर लगा है तो आर्थोक्रिसॉल, पैरा पर लगा है CH3 तो पैराक्रिसॉल। समझ गए ना, CH3 कहाँ लगा है, O पर यानी आर्थो पर दूसरे पोजीशन पर तो आर्थोक्रिसॉल, 4 पर लगा है तो पैराक्रिसॉल, और नाइट्रो ग्रुप लगा है तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये सब CH3 ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। जबकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये एसिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक का एसन और HCl द्वारा अपचयन देता है। क्या देता है, एरोमेटिक एमाइड, एरोमेटिक ऑक्जिम, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो एरोमेटिक है NO2, अब इसको किसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराना है, समझ रहे हैं ना। फिर से, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, तो बेंजीन के साथ NO2 लगा दीजिए, ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो गया। इसको एसन और HCl दोनों के साथ अपचयित करा देते हैं, तो क्या मिलता है, तो आप जानते हैं क्या मिलता है, प्राथमिक एमीन मिलता है, एरोमेटिक एमीन मिलेगा। ठीक है ना, यानी NO2 ग्रुप किस में बदल गया, NH2 में, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बदलेगा में प्राप्त होगा। ठीक है ना, अपचयन कर रहा है। क्लियर है, ये एमीन बनाने का क्या है तरीका, तो एनिलीन बन जाएगा, यदि नाइट्रोबेंजीन है तो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चलिए हो गया। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, बायोमॉलिक्यूल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोसाइडों के, क्षारकों के, शर्कराओं के। तो न्यूक्लियोटाइड किसके बहुल, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल में होते क्या हैं, DNA और RNA। तो DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल हैं। तो ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं तो किसके बहुलक कहलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक कहलाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, अरे बहुत समझदार हैं आप लोग तो। अगला, मेथिलेमीन HNO2 से अभिक्रिया द्वारा दे बनाती है, क्या बनाएगी, ऑप्शन देखिए जल्दी से, A B C D, जल्दी बताइए, काउंट डाउन करें, 1 2 3 4 5, जल्दी बताइए। तो जब एमीन को HNO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनाता है, तो इसमें एल्कोहल कौन है, तीसरे में है, कि मेथिलेमीन है तो मेथेनॉल बनाएगा, एथिलेमीन होता तो एथेनॉल बनाता। अच्छा, अब ये बताएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है या अपचयन है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। और 11वां क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके लिए, आपसे ही पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसका pKb मान न्यूनतम है। ऑप्शन है अमोनिया, एनिलीन, मेथिलेमीन, डाईमेथिलेमीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा के क्वेश्चन कर दिया, कान घुमा के पकड़ लिया तो आप क्या हो गए, फेल हो गए। तो जल्दी से बताइए pKb का न्यूनतम मान। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं बता दूं, pKb का मान जितना न्यूनतम होगा, क्षारीय प्रवृत्ति उतना अधिकतम होगा। समझ गए ना, pKb जितना कम होगा, क्षारीय प्रवृत्ति उतना अधिक होगा। तो किसका क्षारीय प्रवृत्ति सबसे अधिक है, वही का pKb सबसे कम होगा। तो जल्दी से इसमें बताइए, A में अमोनिया, B में एनिलीन, C में मेथिलेमीन, D में डाईमेथिलेमीन। ऑप्शन कमेंट कर बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, योगज, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है। पहले में है एस्टल्डिहाइड, B में है एसीटोन, C में है बेंजल्डिहाइड और D में है एसिटोफिनोन। तो 2 कीटोन है, 2 एल्डिहाइड है। अब एक में है एलिफैटिक, 2 एलोपैटिक, मतलब 2 एलिफ, कहने का मतलब
एक कीटोन एक एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों 4 तरह के हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक। ठीक है ना। तो जल्दी से अपना कमेंट आंसर करिए। यदि आपने लगा दिया ए को तो सही लगा दिया। कैसे लगा दिया है कि देखिए एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है ना। ये कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन देता है। वो कैसा एडिशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही योगात्मक। तो जितना छोटा R होगा उतना तेज़ी से नाभिक रागी इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जाएगा माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो इस पर आएगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ जाना होता है, कार्बन C डबल बॉन्ड वो जो है ना यहाँ वाले पर, यहाँ बता रहे हैं, यहाँ एक मिनट रुके रहिए, घबराइए नहीं, यहाँ पर पहुँचना होता है। किसको, NU को, किसको, NU को, न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पहुँचना होता है, यहाँ। तो ये कैसे पहुँचेगा, जब इसके आसपास भीड़ कम होगी। तो भीड़ किस में कम होगी, जो सबसे सरल एल्डिहाइड होगा। अच्छा हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन में किस में जल्दी से अटैक होगा, एल्डिहाइड में। कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ R ग्रुप यानी कार्बन ग्रुप होता है। तो ये बल्कि होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा एल्डिहाइड वाले पर, और एल्डिहाइड में करेगा एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक। तो एलिफेटिक वाले एल्डिहाइड में बहुत तेज़ी के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कंपेयर टू एरोमेटिक। और एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड में, ठीक है ना, जितना उसके आसपास भीड़ कम होगी उतना जल्दी जाएगा कार्बन सेंटर पर, ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 12 क्वेश्चन में आपको कितने प्रश्न का आंसर आ रहा था, ये भी बताइएगा कि आप कितने समझदार बन चुके हैं कि आपको चैप्टर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने लगा है। तो आप बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 12वीं में 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए और दूसरों के लिए उपयोगी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उन तक पहुंचाइएगा जिनको अभी इसकी सख्त आवश्यकता है प्रैक्टिस करने के लिए। ज़रूर करिए, ताकि यही क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर करके देता है। इससे बियॉन्ड क्या देगा, सिलेबस तो यही है ना, क्यों देगा दूसरा। तो आप समझदार हैं, इशारा को समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।